सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना बिंदु होगा कक्षा 10 से संबंधित सेनापति का परिचय और उनकी रचना ऋतु वर्णन, उसकी आज हम वार्तालाप करेंगे। तो सेनापति का जो ऋतु वर्णन है उसके बारे में बात करने से पूर्व हम थोड़ा सा सामान्य सा सेनापति का परिचय ले लेते हैं, क्योंकि सेनापति का परिचय कक्षा 10 की पुस्तक में भी है तो कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक में भी है। तो सामान्य सा परिचय अगर हम बात करें तो सेनापति का जो जन्म है विक्रम संवत 1646 को हुआ है, विक्रम संवत 1646 को, ठीक है। और इनका जन्म हुआ है गंगा तट पर अनूप नगर नामक गांव में। बात करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम है गंगाधर दीक्षित और इनके पितामह अर्थात दादाजी का नाम है परशुराम दीक्षित। इनके गुरु का नाम है हीरामणि दीक्षित। आगे बात करते हैं हम, तो इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उसके बारे में खुद ने लिखा है। सेनापति सोई सीतापति प्रसाद जाकी, सीतापति के प्रसाद जाकी सब कवि कानन दे सुनत कविताई है। सेनापति वही है जिस पर सीतापति राम का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर किसका आशीर्वाद है? सीतापति। सीता का पति कौन? भगवान राम का आशीर्वाद है। अर्थात इससे पता चलता है कि राम उपासक थे, रामोपासक कवि सेनापति थे। रीतिकाल से संबंध था, भक्तिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों से इनका संबंध रहा है। संबंध की बात करें तो दोनों की रचनाएं, रीतिकाल से संबंधित रचनाएं भी है तो इन्होंने भक्तिकाल से संबंधित रचनाओं का भी परिचय हमारे को करवाया है। तो आगे बात करते हैं कि ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। भक्ति काल के महान और भावप्रवण कवि भी इनको हम कह सकते हैं। श्लेष अलंकार में इनकी प्रधानता थी, उसके साथ साथ ही यमक अलंकार की भी प्रधानता थी। इनकी रचनाओं में प्रसाद गुण और औज गुण की विशेषता पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं कि इनका जो ऋतु वर्णन है वह बड़ा प्रौढ़ और प्रांजल है। पुराने तरीके से नए तरीकों से जोड़ने का कार्य इन्होंने किया है। इनकी ऋतुओं का जो वर्णन है, इनकी जो तरंगे हैं, इनकी दो रचनाएं हैं, कवित्र रत्नाकर और काव्यकल्प द्रुम। ये जो हम ऋतु वर्णन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10, इसकी जो 4 यहां पर पद्यांश दिए हुए हैं। पहले पद्यांश में वसंत ऋतु का वर्णन है, दूसरे पद्यांश में शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ वर्षा ऋतु का वर्णन है। यहां पर सावन का वर्णन है और यहां पर शीत ऋतु का वर्णन है। तो हम चारों का वर्णन आसानी से अर्थ सहित, भावार्थ के सहित हम अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं सेनापति का ऋतु वर्णन की। पहले पद्यांश से पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ करेंगे। बरण बरण तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लई यतु है, बंद जिमी बोलत विरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गई यतु है। आवे आस पास पहुं पन्ने की सुबाव सोई, सोने के सुगंध मांझ रहने रही यतु है, शोभो को समाज से नुपति सुख साज आजे, आवत बसंत ऋतु राज कई यतु है। बरण बरण तरु फूले उपवन वन। देखो पहला जो पद्यांश है इसमें, या अपनी जो कविता है इस कविता में जो पहला पद्यांश है इसमें सेनापति ने बसंत ऋतु के राजा या ऋतुओं के राजा बसंत का आगमन किस तरह से होता है उसका वर्णन यहां पर किया गया है। ऋतुओं का राजा बसंत, उसके आगमन का यहां पर वर्णन किया गया है। शुरुआत करते हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो क्या क्या होता है? वर्ण वर्ण अलग अलग रंगों के, तरु मतलब वृक्ष, फूले मतलब फूलते हैं, उपवन मतलब बगीचा, वन मतलब वन। वसंत ऋतु के आने पर बाग बगीचों में तरह तरह के रंगों के फूल खिलने लग जाते हैं, ठीक है। वसंत ऋतु के आने पर उपवनों में रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के फूल खिलने लग जाते हैं। सोई चतुरंग संग दल रही यतु है। सोई मतलब वही, चतुरंग वही कौन? बसंत ऋतु। चतुरंग मतलब 4 रंग की, संग मतलब साथ में, दल मतलब लेकर, लयतु मतलब लेकर आते हैं। संग मतलब साथ, दल मतलब सेना। वही वसंत ऋतु
आता हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके साथ 4 रंग की सेना सजाकर वह साथ में लिए आ रहा है। 4 रंग की सेना सजाने का मतलब यह है कि जिस तरह से युद्ध भूमि में जाते हैं तो सेना को सजाकर ले जाया जाता है, सेना सजकर जाती है, और सेना सजकर जाती है तो उसके साथ घुड़सवार, अश्वारोही और पैदल और रथों में 4 तरह की सेना होती है। उसी तरह से जब वसंत ऋतु आती है तो अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं और अलग अलग रंगों के फूल चारों तरफ दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ क्या है, चारों तरफ वसंत ऋतु अपनी सेना को सजाकर लिए आ रहा है। बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिल है। बंदी का मतलब गुण गायक, बंदी का मतलब होता है गुण गायक। जिमी मतलब जैसे, बोलत मतलब बोलते हैं, वीर मतलब वीर, वीरद वीर, कोकिल, कोकिल का मतलब क्या होता है, कोयल होता है। तो बंदी जिमी, और जब कोयल वसंत ऋतु के आने पर कोयल कूकने लगती है तो ऐसा लगता है कि उनके जो गुण गायक है, वसंत ऋतु का जो गुण गायक है वह उनके गुणों का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। गुंजत मदप गान गुण गैयतु है। गुंजत मतलब गुंजार करना, मधुप का मतलब भौरा, गान मतलब गान, गुण मतलब गुण, गैयतु मतलब ग्रहण किए हुए हैं। जब वसंत ऋतु आती है तो फूलों पर गुंजार करता हुआ भौरा ऐसा लग रहा है जैसे वह गान करता हुआ घूम रहा है या मंडरा रहा है। वसंत ऋतु में फूलों के ऊपर जब भौरा गुंजार करता है, भूं भूं की आवाज करता है, तो ऐसा लगता है कि वह आनंद प्रदान करने वाला है, वसंत ऋतु के आने के समाचार दे रहा है। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई। पुहुपन का मतलब होता है पुष्प, पुहुपन का मतलब क्या होता है, पुष्प। सुबास का मतलब होता है सुगंध, सुबास का मतलब सुगंध, और आवे मतलब आती है, आसपास से, पुहुपन मतलब पुष्प की, सुबास मतलब सुगंध, सोई मतलब बेसी। बसंत ऋतु के आने पर आसपास के वातावरण से, आसपास के पर्यावरण के माहौल से, वहां से आसपास से पुष्पों की सुगंधित हवा आती है। सोने के सुगंध मांझ सने रही तू है। सोने के सुगंध, सोने में सुगंध, मांझ मतलब बीच में, सने मतलब रहना, रही तो मतलब रहते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सोने के बीच में ही सुगंध उत्पन्न हो रही है, सोने के बीच में सुगंध उत्पन्न हो रही है। कहने का मतलब चारों तरफ पीले पीले पुष्प खिले हुए हैं। सोना कैसा होता है, पीला, और वसंत ऋतु में सूर्यमुखी के फूल कैसे होते हैं, पीले। चारों तरफ पीले पीले फूल खिले हुए हैं और उन पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सोने में भी सुगंध आ रही है। शोभा को समाजा सेनापति सुख साजे। आज चारों तरफ पूरे समाज में वसंत ऋतु के आने पर शोभा दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देती है, और सेनापति कहते हैं कि चारों तरफ क्या है, सुख साज का साम्राज्य छाया हुआ, चारों तरफ सुखी ही सुखी दिखाई देता है। आवत वसंत ऋतु राज कहियतु है। आज आवत मतलब आता हुआ, वसंत मतलब वसंत, ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा कहिए। तो ये सारी बातें आता हुआ वसंत, ऋतुओं का राजा वसंत कहता है। तो अपन ने देखा कि ऋतुओं के राजा वसंत के आने पर प्रकृति में किस किस तरह के परिवेश या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती है। अब हम आगे चलते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का आरोप एक साथ किया गया है। यहां पर ये पद्यांश जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये ध्यान दें कि इसमें श्लेष अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वर्णन किया है सेनापति ने। इस पद्यांश में, या ये कविता है, इसमें ये जो दोहा है ऋतु वर्णन से संबंधित, इसके अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु और क्या ना वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का दोनों का वर्णन एक साथ किया गया है। और अंत में सेनापति ने कहा है, देखा मेरी चतुराई कि मैंने ग्रीष्म ऋतु को किसके समान बता दिया है, वर्षा ऋतु के समान। अर्थात ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का समान वर्णन यहाँ पे किया है। दोनों का अध्ययन एक साथ करेंगे। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द होता है, उसके 2 अर्थ निकलते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। इसी तरह यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे एक शब्द है जले, ठीक है, यहां पर है हरियो। प्रत्येक पंक्ति में है एक शब्द ऐसा जिसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, और 2 अर्थ निकलेंगे तो कहने का मतलब क्या है, वहां पे श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं दोनों लाइन का। पहले हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, फिर उसी पंक्ति में वर्षा ऋतु की बात करेंगे। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छे, तीन तरवर सब ही को रूप हरियो है,
महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सिरी घन चाह चाहे गो चित्त धर्यो है। देखी चतुराई सेनापति की कविताई की जू, गिसम विषम वर्षा की सम कर्यो है। अब देखें यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखें तो पहले मैं ग्रीष्म ऋतु का वर्णन बोलूंगा और उसके बाद वर्षा ऋतु का। देखे मतलब दिखाई देता है, क्षिति, क्षिति का मतलब क्या होता है, धरती। अंबर का मतलब आकाश, ठीक है। जले का मतलब जलना, जले का मतलब जलना, चारी ओर छोर, चारों ओर दूर तक। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में, भयंकर ग्रीष्म ऋतु में जब हम चारों ओर देखते हैं तो हमारे को आकाश और धरती चारों तरफ जलती हुई नजर आती है। यह हुआ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन। अब इसी पर वर्षा ऋतु पे कैसे, देखे देखते हैं धरती पर जले, अब जलना नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। भयंकर वर्षा ऋतु में धरती और आकाश में चारों तरफ दूर तक जल ही जल नजर आता है। समझ में आ गया। इस जले शब्द की ही बात है कि एक का तो अर्थ होगा जलना और एक का होगा जल। अगली लाइन देखें, तीन तरवर सब ही को रूप हर्यो है। देखो हर्यो शब्द है, हर्यो शब्द का मतलब होता है एक तो होगा हरण करना अर्थात सूखा देना, और एक होता है हरा करना। तो सूखा देना ग्रीष्म ऋतु से अर्थ लिया जाएगा और हरा करना वर्षा ऋतु से, ठीक है। तीन तरवर घास फूस या घास, सभी को रूप हर्यो। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो चारों तरफ घास या पेड़ पौधे सभी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, गर्मी की वजह से जल जाते हैं, उनका सभी का रूप हर लिया जाता है। वही वर्षा ऋतु आने पर घास तीन तन के सभी क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। क्लियर। भादव शब्द है, एक भादव का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, और एक भादव का मतलब क्या होता है, एक भादव का मतलब होता है बरसात की ऋतु या बरसात में जो बिजली चमकती है उसको बोलते हैं। बरसात का महीना भी बोल सकते हैं, भादो का महीना भी बोल सकते हैं। तो हम बरसात की बिजली से इसका तात्पर्य लेंगे। और एक क्या लेंगे ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में हम लेंगे जंगल की आग से। महाजर, महाजर का मतलब होता है भयंकर, लागे मतलब लगने पर, ज्योति मतलब आग, भादव जंगल में होती चले। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में जंगलों में जब आग लग जाती है तो चारों तरफ क्या होता है, आग ही आग दिखाई देती है। भयंकर ऋतु में या भयंकर ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ जलती हुई आग नजर आती है। वहीं पर भयंकर लागे ज्योति, वहीं अगर बरसात का महीना है, भादव का महीना है, तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। या हम कह सकते हैं कि भयंकर गर्मी के कारण जंगल में आग लग जाती है तो चारों तरफ आग ही आग नजर आती है। वहीं पर बरसात के महीने में, बरसात के महीने में वही उसी जंगल पर भयंकर चारों तरफ बिजली चमकती हुई नजर आती है। क्लियर। जलद पवन तन सेक माने पर्यो, यहां सेक का मतलब होगा सिकाई, सेक का मतलब होगा सिकाई, सिकाई हो जाती है ना गर्मी में बाहर निकलते हैं तो वही सिकाई है। और एक सेक का मतलब होता है सुखदाई, क्या होता है, सुखदाई। तो जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो, पहले ग्रीष्म ऋतु का अर्थ लेंगे। जलद पवन जलती हुई वायु से, जलती हुई वायु से, तन मतलब शरीर की सिकाई हो जाती है। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में जब हवा में चलते हैं तो जलती हुई वायु से क्या होती है, तन की सिकाई हो जाती है। वहीं पर वर्षा ऋतु में जलद पवन, जलद का मतलब बादल, बादलों की ठंडी हवा से हमारे तन को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, अर्थात वह हमें सुख देने वाली होती है। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब, दारुण तरणी का मतलब होता है सूर्य और एक का मतलब होता है नदी। सूर्य का मतलब होगा ग्रीष्म ऋतु से और नदी का तात्पर्य लिया जाएगा वर्षा ऋतु से। दारुण, दारुण का मतलब होता है भयंकर, भयंकर सूर्य, भयंकर, तरणी मतलब सूर्य, तरे मतलब तरते हैं, नदी सुख पावे। भयंकर गर्मी से बचने के लोग सभी क्या करें, भयंकर सूर्य की गर्मी से सुख पाने के लिए लोग क्या करते हैं, नदी में तैरकर सुख प्राप्त करते हैं। किसमें तैरकर, नदी में तैरकर सुख प्राप्त करते हैं। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में नदी का जल भी गर्म होता है, परंतु वहीं पर वर्षा ऋतु में सभी लोग नदी में तैरकर सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। सीरी घन छाह छाहे बोई चित्ते धरे हुए, सीरी का मतलब होता है ठंडी, सीरी का मतलब ठंडी, घन मतलब बादल, छाया मतलब छाया, चाहे हुए मतलब चाहते हैं, चित्त धर्यो
चित्त मतलब हृदय में, धरण मतलब धारण करना। और अब यहां तक तो हमने देखा ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। अब देखो भयंकर, क्या करते हैं, भयंकर ग्रीष्म ऋतु में हम बादलों की छाया में रहना पसंद करते हैं, और वर्षा ऋतु में बादलों की छाया में हम भीग कर अपना आनंद लेते हैं। देखी चतुराई सेनापति कविताई की जू का मतलब होता है रचना करना, देखी मतलब देखना, चतुराई मतलब चतुराई, सेनापति मतलब सेनापति की, कविताई मतलब कविता की। आपने देखी सेनापति की कविता की रचना की चतुराई। गिसम विषम वर्षा सम करियो। गिसम मतलब ग्रीष्म, विषम मतलब अलग, वर्षा मतलब वर्षा ऋतु के सम करियो। ग्रीष्म ऋतु को भी सेनापति ने वर्षा ऋतु के समान कर दिया है। इसके आगे मैंने कुछ ये शब्द लिखे हुए हैं जिनमें श्लेष अलंकार है, जले, हर्यो, भादव, जलद और तरली। इनका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी देखें। तो यहां तक हमने दोनों पद्यांश का अध्ययन किया कि सेनापति ने ऋतु वर्णन में कवित्व रत्नाकर के अंतर्गत क्या अर्थ बताया है। पहले में वसंत ऋतु का वर्णन और दूसरे में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का सापेक्ष वर्णन किया है, एक साथ वर्णन किया है। अगर यहां तक, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दामिनी तमक सूर्य चाप की चमक, श्याम घटा की घनक अति घोर घन घोर है। कोकिला कलापी कल कूजते है जित तित, सिकरते शीतल समीरी की झकोरते। सेनापति आवन कहो है मन भावन शू, लाग्यो तारे सावन विरह जुरे जोरते। आयो सखी सावन मदन सरे सावन, लाग्यो है बरे सावन सलील चहू औरते। तो यहाँ पर सावन का महीना है, सावन बरसात का महीना होता है, और बरसात के महीने में एक सखी अपनी दूसरी सखी से अपने मन की व्यथा का वर्णन करते हुए क्या कह रही है, दामिनी दमक, हे सखी, दामिनी बिजली, दमक मतलब चमकना, अब तो बिजली चमकने लग गई है, सूर्यचाप की चमक। और सूर्यचाप का मतलब होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, अब तो इंद्रधनुष भी चमकने लग गया है। श्याम मतलब काली, घटा की झमक अति घोरे घने घोरे थे। काली घटा की झमक झनकार, अति मतलब भयंकर, घोर घनघोर है। अब तो चारों तरफ भयंकर घटाएं छाने लग गई है। बरसात के दिनों में जब काले बादल आसमान में दिखाई देते हैं तो उसे बोलते हैं भयंकर घटा। तो सखी क्या कह रही है कि अब तो बिजली चमकने लग गई है, इंद्रधनुष की चमक दिखाई देने लग गई है, और चारों तरफ काली काली घटाएं दिखाई दे रही है, घनघोर रूप से, भयंकर रूप से चारों तरफ चढ़ रही है। आगे, कोकिला कलापी कल कूजते है जित तित। कोकिला मतलब कोयल, कलापी कल कूंजते है, कोयल, और मोर, कलापी का मतलब क्या होगा, मोर, कल कूंजत, कूंजत का मतलब कूंजते, उनकी आवाज में काऊ काऊ करते हैं। जित तित यहां वहां, अब सावन के महीने में यहां वहां कोयल और मोर दोनों की आवाज सुनाई देने को मिल रही है। सीकरते शीतल समीर की झकोर है। सीकर, सीकरते शीतल, सीकर का मतलब होता है, सीकरते शीतल का मतलब ठंडी हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका, झकोर आ रहा है। कहने का मतलब अब तो क्या हो गया है, अब ये मौसम हो गया है कि चारों तरफ से ठंडी हवाओं के झोंके आने लग गए हैं। सीकरते शीतल समीर, ये ठंडी हवाओं के झोंके हमारे बदन को छूने लग गए हैं। सेनापति आवन कहो है मन भावन शू, सेनापति जी कहते हैं, आवन मतलब आने को, कहना मतलब कहो मतलब कहना, मन भावन शू, मन भावन का मतलब होता है प्रिय। सेनापति जी अब तो शुभ समाचार दे रहे हैं कि मेरे प्रिय के आने का संदेश आ चुका है, कि जो ही बरसात आएगी, जो ही कोयल बोलने लगेगी, चारों तरफ सावन का महीना हो गया है। कहने का मतलब अब तो मेरे अंदर विरह का ताप बढ़ रहा है, और इस विरह का ताप बढ़ने के लिए कौन शांत करेगा, मेरा प्रिय शांत करेगा, और मेरे प्रिय के आने का समाचार मिल रहा है। लाग्यो तारे सावन विरह जुरे जोरते, और ये जो सावन है, लग्यो मतलब लगना, तरसावन मतलब तरसाना, विरह रूपी ये सावन है, मुझे अब क्या करने लग गया है, तरसाने लग गया, तड़पने लग गया, अर्थात अब तो मैं मेरे प्रिय से मिलने वाली हूं। आयु सखी सावन मदन सरे सावन, हे सखी अब तो सावन आ चुका है। मदन, मदन का मतलब होता है कामदेव, और सर सावन का मतलब सावन, तरसावन भी बोल सकते हैं इसको। अब तो कामदेव की तरह मेरे मन में इच्छाएं व्यक्त होने लग गई है, मेरे प्रिय के पास आने का मन करने लग गया है। आयो सखी सावन, सावन
हे सखी अब तो ऐसा सावन आ चुका है कि मैं मदन सरसावन कामदेव की तरह मेरे मन में इच्छाएं व्यक्त होने लग गई है। अब तो मेरे प्रिय से मिलने के बाद ही मेरे मन की जो इच्छाएं वह संपूर्ण होगी। लगे हुए बरसावन सलील चऊ औरते, लगे हुए मतलब लगना है, बरसावन मतलब बरसाना, सलील चऊ औरते, चारों तरफ से अब तो ठंडी हवाएं आने लग गई है, या चारों तरफ से अब तो सावन बरसने लग गया है। तो कहने का मतलब क्या है, अब तो मेरे प्रिय के आने का समाचार मुझे मिल चुका है और मेरे मन में जो कामदेव रूपी इच्छाएं हैं वह सभी समाप्त होने वाली है। यह तीसरा ऋतु वर्णन था जो सावन के महीने का वर्णन यहां पर किया गया। अब हम चलते हैं चौथे और अंतिम पद्यांश की तरफ। इस पद्यांश में कवि सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन किया गया है और शीत ऋतु का वर्णन कवि सेनापति ने बहुत ही उचित तरीके से यहाँ पे वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। शीत के प्रबल सेनापति चढ़ कोपी दल, शीत के प्रबल सेनापति चढ़ कोपी दल, निबल अनल गयो सूरी सिंह राय के, हिम के समीर तेई बर से विषम तिर, रही है गरम भुनन भोन कोनन में जाई के, दुम नेन बहे लोग आगी पे गिरे रहे, ये को लगाई रहे नेक सुलेगाई के, मानो बीत जानी महा सीत ते पसारी पानी, छतियों की चाह राख्यो पाऊं के पिसाई के, पाऊं के छिपाई के। तो यहां पर शीत ऋतु का आक्रमण के रूप में वर्णन किया है। कहने का मतलब शीत ऋतु का आक्रमणकारी वर्णन यहां पर किया गया। शीत के प्रबल सेनापति चढ़ कोपी दल, शीत सर्दी, प्रबल भयंकर, सेनापति जी कहते हैं चढ़ मतलब चढ़ गया, कोपी क्रोधित होकर, दल मतलब समूह। अब तो शीत ऋतु अपने दल के साथ क्रोधित होकर क्या कर दी है, चढ़ाई कर दी है। सेनापति जी कह रहे हैं कि शीत ऋतु का भयंकर प्रकोप छा गया है। और क्या हो रहा है, निबल अनल गयो, निबल का मतलब निर्बल, निबल का मतलब क्या होता है, निर्बल, अनल का मतलब आग, गयो मतलब अब तो सर्दी को देखकर, शीत ऋतु को देखकर आग भी निर्बल हो गई है। सूरी सिंह राय के, सूरी का मतलब होता है सूर्य, सूर्य का मतलब क्या होता है, सूर्य, सिंह राय का मतलब ठंडा। भयंकर शीत ऋतु के कारण सूर्य भी क्या हो गया है, ठंडा हो गया है। हिम के समीर तेई बर से विषम तीर, हिम के समीर, हिम का मतलब बर्फ, समीर मतलब हवा, बर्फ जैसी ठंडी हवा, तेई बर से विषम तीर, जब हमारे बदन को छूती है तो ऐसा लगता है कि विषमता पूर्वक ये तीर हमारे को चुभ रहे हैं। सर्दी की ऋतु में जब हवा हमारे को छूती है तो हमें भयंकर तीर के समान वह हवा लगती है। इसीलिए कवि कह रहा है कि शीत ऋतु की जो हवा है, ठंडी हवा है, वह भयंकर तीरों के समान लग रही है। रही है गरम भोन कोनन में जाई के, रही है मतलब रह गई है, गरम मतलब गर्मी, भवन मतलब भवन या घर, कोनन मतलब कोने, जाई मतलब जाके। और भयंकर शीत ऋतु के डर के कारण जो गर्मी थी वह कोनों में जाकर छिप गई है। कौन से कोनों में, घर के कोनों में जाकर छिप गई है। धूम ने बहे लोग आगी पे गिरे हैं। भाई शीत ऋतु है, शीत ऋतु में लोग क्या करते हैं, अलाव जगाते हैं, अलाव जलाते हैं और जलाकर उस पर तपते हैं। तो तपते हैं तो उसमें से धुआं भी निकलती है और धुआं निकलेगी तो क्या होगा, धूम नैन बहे, धूम का मतलब होता है धुआं, नैन मतलब आंखों से, बहे मतलब बहती है। जब हम तपते हैं, शीत ऋतु को भगाने के लिए हम तपते हैं, ताप करते हैं, तो धूम नैन बहे, तो हमारी आंखों से क्या होता है, धुआं के कारण क्या होते हैं, आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। लोग आगे पे गिरे रहे और लोग पूरी तरह आग पर गिर जाते हैं। ये को लगाई रहे, नेक सुलगाई, थोड़ी सी, नेक मतलब थोड़ी सी, सुलगाई मतलब आग, ये मतलब हृदय, लगाए मतलब लगाना। थोड़ी सी आग कहीं लगने को दिखाई दे दे या थोड़ी सी आग लगाकर अपने हृदय को तापने की कोशिश करते हैं। मानो बीते जानी महासीत ते पसारी पानी। अब दोनों लाइन का एक साथ अर्थ देखेंगे। मानो, मान लीजिए, बीत मतलब डर के मारे, मानो बीत मतलब डर के मारे, जानी मतलब जान लीजिए, महाशीत महान सर्दी, पसारी मतलब पसार लेती है, पानी मतलब हाथ, पानी मतलब हाथ, छतियां मतलब छाती, छाह मतलब छाया, राख्यो मतलब रखना है, पाउक मतलब पाउक, अग्नि, छिपाए, छिपाए मतलब छिपाना, के मतलब के। अब
मानो बीत जानी महासीत ते पसारी पानी छतियां की छाया छाया राखो पाऊ के छिपाई के। इस दृश्य से ऐसा लग रहा है मानो आग को शीत से भयभीत जानकर लोगों ने ठंड से बचने के लिए अपने हाथ छतिया की छाया में दबा लिए। क्या कह रहे हैं, दोनों लाइन का अर्थ देखो कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शीत से डरकर, क्या सर्दी से डरकर लोगों ने अपने हाथ छतियों की छांव में दबा लिए शीत से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? शीत ऋतु से बचने के लिए लोगों ने अपने हाथों के छतियां की छाया रखो, छाती की छाया में दबाकर रख लिया। करते हैं नहीं करते हैं हम, भयंकर शीत ऋतु में ऐसे करके ऐसे दबा लेते हैं। वही ऋतु का वर्णन यहाँ पर कवि कह रहा है कि भयंकर शीत ऋतु के कारण लोगों ने अपने हाथों को छतिया की छांव में, छाती की छाया में दबाकर रख लिया है। यह भयंकर शीत ऋतु का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो हमने देखा कि चारों हमारे जो कविता के जो चारों पद्यांश वह समाप्त हो गए। पहले में वसंत ऋतु का वर्णन, दूसरे में ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ वर्षा ऋतु का वर्णन, तीसरे में सावन के महीने का वर्णन और चौथे में शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार अवश्य इन चारों का हिंदी अर्थ दोबारा देखें ताकि ये जो हिंदी अर्थ है आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। आगे का वीडियो लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।